अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर दोस्त जो हैं वो सोचते होंगे कि पाकिस्तान में बिजली कैसे काम करती है, यानी कि बिजली क्यों आती है, क्यों जाती है और किस तरह जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है या ट्रांसमिट ट्रांसमिट होती है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में बिजली का पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है। तो दोस्तों इसमें 3 जो मेन पार्ट्स हैं बिजली के, एक तो जनरेशन, दूसरा जो होता है ट्रांसमिशन और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि जनरेशन, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। और तीसरे नंबर पे जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ग्रिड स्टेशन से घरों तक जो बिजली जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये पार्ट्स हैं बिजली के। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों जो कंट्रोल होते हैं वो पाकिस्तान के कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एनपीसीसी और आरसीसी, जिन्हें कहते हैं कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर्स और रीजनल कंट्रोल सेंटर्स। तो ये बिजली को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि कहाँ पे बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है और कहाँ पे कम है और किस तरह इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम जनरेशन के बारे में देख लेते हैं कि जनरेशन से क्या मुराद है और जनरेशन पाकिस्तान में किस तरह होती है। जनरेशन से मुराद है कि बिजली को पैदा करना, यानी कि बिजली किस तरह पैदा होती है। पाकिस्तान में जो जनरेशन है वो मिक्स ऑफ एनर्जी के ज़रिए होती है, यानी कि एनर्जी का मिक्सचर है इसमें। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाई जाती है वो थर्मल के ज़रिए है। थर्मल में जो है फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉसल फ्यूल में नेचुरल गैस होगी, ऑयल हो गया या इसी तरह कोल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो पावर जो होती है वो पानी के ज़रिए बनती है। तो पानी से टरबाइनें चलती हैं, टरबाइनों से फिर बिजली जनरेट होती है, यानी कि जनरेटर्स चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। अब इस एनर्जी में जो है वो विंड होगी, सोलर हो गया या बायोमास को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर के ज़रिए भी एनर्जी बनाई जाती है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो कराची में भी है और चश्मा में भी है, और मज़ीद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की सोच रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है कि जनरेशन से बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक ट्रांसमिट करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बिजली ट्रांसमिट करना। इसमें ख़ास तौर पे एनटीडीसी और एचवीडीसी शामिल हैं। ये दोनों हाई वोल्टेज की जो बिजली होती है उसको जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को देती हैं। इसके बाद बारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अक्सर सुना होगा, जिस तरह लेस्को हो गया, मैप्को, कैप्को, पेस्को, फेस्को, ये तमाम तर कंपनीज़ जो रीजन्स के हिसाब से बनाई जाती हैं या बड़े शहरों के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये कंपनीज़ जो हैं ये बिजली ट्रांसमिशन कंपनीज़ से लेकर फिर आगे घरों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ये जो वोल्टेज को है लोअर भी करती हैं। ये वोल्टेज कम करके घरों को सप्लाई करती हैं। मिसाल के तौर पे एनटीडीसी 220 केवी को 132 केवी वोल्टेज में कन्वर्ट करके छोटे ग्रिड्स को देती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास होते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जो हैं वो 132 से आगे मज़ीद 66 केवी और 66 केवी से 11 केवी और इस तरह 11 केवी से फिर कुछ ट्रांसफार्मर्स आके 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिजली पाकिस्तान में क्यों अनस्टेबल है, क्यों जाती है, क्यों बार-बार लोड शेडिंग होती है। हालाँकि पाकिस्तान में इस वक़्त बिजली जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी है, यानी कि बिजली की जनरेशन जो है अगर ओवरऑल जनरेशन की जाए, टोटल यूनिट्स चलाए जाएँ तो बिजली हमारे पास एक्स्ट्रा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्स्ट्रा बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों होती है? तो सप्लाई में सबसे पहले आती है सप्लाई एंड डिमांड। ये किसी भी चीज़ की जब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ जाता है, तो उस वक़्त कोई ना कोई मसला बनता है। पाकिस्तान में सर्दी और गर्मी के लिहाज से सप्लाई और डिमांड में फ़र्क पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पे गर्मियों में पाकिस्तान की डिमांड जो है बढ़ जाती है, और इसी तरह सर्दियों में वो डिमांड तकरीबन आधी हो जाती है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे गर्मियों में अगर 30,000 मेगावाट की ज़रूरत है, तो सर्दियों में वो तकरीबन 19 से 20,000 मेगावाट की ज़रूरत होती है।
अब इस सप्लाई और डिमांड के जो गैप है, इस गैप की वजह से जनरेटर्स जो होते हैं उन पर लोड बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में हम देखते हैं कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जनरेटर काम करना बंद कर देते हैं या स्लो हो जाते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो होता ये है कि एक जनरेटर जिसकी कैपेसिटी एक ख़ास मकदार तक होती है, वो अगर उस पर उससे ज़्यादा लोड डाला जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। तो ये भी एक लोड शेडिंग की वजह है। जनरेटर्स को बचाने के लिए आरसीसी और एनपीसीसी जो है वो बिजली को इस तरह मैनेज करता रहता है कि कुछ इलाकों से बिजली बंद करवा देते हैं। तो इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि लोड जो होता है वो कम हो जाता है और दोबारा से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाए तो फिर से वो जिन इलाकों की बिजली बंद करवाते हैं उनको चलवा देते हैं, और इसी तरह वो मुख्तलिफ औकात में मैनेज करते रहते हैं। इसके अलावा एक मेन फैक्टर जो होता है वो रिकवरी का होता है। मिसाल के तौर पर डिस्काउंट जो कंपनीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो होती हैं वो ठीक तरह से रिकवरी नहीं कर पाती, अपने पैसों की रिकवरी नहीं कर पाती। कुछ लोग बिल नहीं देते, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया या खैबर पख्तूनख्वा हो गया। इन इलाकों में लोग जो हैं वो बिजली के बिल नहीं देते। तो जब रिकवरी ही नहीं होती तो सिस्टम में पैसा नहीं आता और सिस्टम सही तरीके से चल नहीं सकता, तो उस वक़्त भी लोड शेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कुछ इलाकों में जो है चोरी होती है, बिजली चोरी होती है, तो उस चोरी को पकड़ने के लिए कुछ इलाकों में उनको ट्रेस किया जाता है, जहाँ पे बिजली चोरी हो रही होती है, उन इलाकों के मुतल्लिका फीडर्स को जो होता है वो ख़ास औकात में बंद कर दिया जाता है। जिन औकात में चोरी ज़्यादा हो रही होती है, तो वो चोरी कम करने के लिए उन औकात में फीडर्स को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादातर घरेलू है, यानी कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कम होती है और घरेलू इस्तेमाल ज़्यादा होती है। तो घरेलू इस्तेमाल इस तरह होता है कि सर्दियों में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और गर्मियों में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस सप्लाई और डिमांड की वजह से फिर जनरेशन कंपनीज़ और जो ट्रांसमिशन कंपनीज़ हैं, इनको ठीक अंदाज़ा नहीं हो पाता कि किस वक़्त कितनी ज़रूरत होगी। तो वो बाज़ औक़ात वो सर्दियों में यूनिट कुछ बंद करवा देते हैं और गर्मियों में वो यूनिट दोबारा से चला लेते हैं। तो इस तरह बिजली को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब बिजली सिर्फ़ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होगी, तो फैक्ट्रियाँ चूँकि पूरा साल चलती रहती हैं, तो बिजली का तसलसल जारी रहेगा और बिजली का बैलेंस रहेगा। लेकिन यही बिजली जब ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होगी, तो घरों की तो डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है, सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला बनता है लोड शेडिंग का। इसके अलावा जो है, हमारी ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स पर है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो सर्दियों के मौसम में पानी कम होने की वजह से काम करना बंद कर देते हैं या उनके कुछ यूनिट बंद करना पड़ जाते हैं। तो उस वक़्त हमें फिर थर्मल पावर प्लांट की तरफ जाना पड़ता है, या फिर उसके अलावा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है और इम्पोर्टेड फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत महँगा पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अक्सर औक़ात इस कोशिश में रहती है कि अवाम को बेहतरीन तरीके से सप्लाई मुहैया की जाए, बिजली अच्छे तरीके से मुहैया की जाए। लेकिन अवाम यही सोचती है कि पता नहीं क्यों वापडा जो है या एनटीडीसी जो है बिजली बंद कर लेते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इनका कोई ज़ाती इश्यू नहीं होता। ज़्यादातर मसाइल जो होते हैं वो मैनेजमेंट और ऊपर लेवल के होते हैं। और कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में जो क्योंकि सप्लाई और डिमांड चेंज होती रहती है, तो लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह बनती है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इस हवाले से मुखलस भी है और काम करती रहती है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह बन सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।